हाय एवरीवन। तो इस क्लास में मैं आपके सामने क्लास 9 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और ये कहानी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये कहानी है। उनके बचपन की कहानी है, उनके यंग एज की कहानी है, जब वो डिस्कवरी किए तो तब की कहानी है, और फिर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए थे तब की कहानी है। तो सबसे पहले तो हम सब लोग जब जीनियस शब्द को कहते हैं तो हमारे दिमाग में अल्बर्ट आइंस्टाइन का पिक्चर आता है। तो क्या ये बचपन से जीनियस थे या बाद में जीनियस हुए? क्या इन्होंने स्कूल में पढ़ाई की? क्या हुआ इनके साथ? आपको क्या लगता है जीनियस किसको कहते हैं? क्या जीनियस के पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आज इसी स्टूडेंट की कहानी को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहली बात यह है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जन्म हुआ है वो हुआ है कब? 14 मार्च 1889 को। इसी 14 मार्च को पाई डे भी माना जाता है, क्योंकि मार्च जो है तीसरा महीना है और 14 कीजिएगा तो 314 हो जाएगा। तो इस अनुसार से इसको कहा जाता है कि ये पाई डे के तौर पर भी मनाया जाता है। ये जर्मन सिटी में पैदा हुए, उल्म नाम के सिटी में। इसमें पैदा जब हुए तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था कि भैया ये बहुत महान साइंटिस्ट बनने वाला, बल्कि उल्टा ये था कि उसकी मम्मी ये सोचती थी कि अल्बर्ट एक फ्रीक है। फ्रीक मतलब एक ऐसा लड़का है जिसका सर बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ा वियर टाइप का, बहुत ज़्यादा बड़ा सर था इनका। और एक हैरानी वाली बात है कि लगभग 2.5 साल तक आइंस्टाइन उस वक्त तक बोल ही नहीं रहा था। आइंस्टाइन 2.5 साल की उम्र तक बोल नहीं पा रहा था। आज के बच्चे तो 1 साल में फटाफट बोलते हैं। जब वो पढ़ने के लिए, बोलने के लिए जब सीखा तो उसने हर चीज़ को 2-2 बार वो बोलता था। आइंस्टाइन जो है नहीं जानता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना, कैसे खेलना उनके साथ। यहाँ तक कि उसके खेलने वाले जो प्लेमेट्स थे उन्होंने आइंस्टाइन को एक नाम दिया था, ब्रदर बोरिंग। ये बहुत बोरिंग भाई है, ये कुछ करेगा नहीं। अब एक कहानी भी है इनसे जुड़ा हुआ कि एक हिस्टोरियन है एंशिएंट मैथमेटिक्स के, उन्होंने एक स्टोरी कही आइंस्टाइन के बारे में, जो कि लेजेंड वगैरह है, मतलब शायद वो सही हो सकती है। तो क्योंकि ये लेट टॉकर था तो उसके पेरेंट्स बहुत टेंशन में रहते थे कि ये बच्चा बोलेगा कब। तो एक बार की बात है कि सपर टेबल पे नहीं, रात के टाइम पे खाना जो है चल रहा था, तो इन्होंने पहली बार कहा कि मम्मी जो सूप है, द सूप इज़ टू हॉट। इसके पेरेंट्स बहुत खुश हुए सुन के कि चलिए मेरा बच्चा बोला, और उन्होंने पूछा कि बेटा आज से पहले तुमने कुछ कहा क्यों नहीं था? तो अल्बर्ट ने कहा कि आज से पहले सारी की सारी चीज़ें ऑर्डर में थी, सारी चीज़ें और अरेंज थी, ऑर्डर में थी, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। आज मैंने पहली बार कुछ चीज़ें अनऑर्डर में देखी, डिसऑर्डर में देखी, तो मैंने उसको कहा कि सूप बहुत हॉट है। तो होता क्या है कि जो यंगस्टर जो होंगे, जो भी उसके छोटे भाई वगैरह थे, वो खुद अपने साथ खेल लेते थे, वो नहीं खेला करता था। हाँ, इसको मज़ा आता था सिर्फ मैकेनिकल टॉय में। मैकेनिकल टॉयज़ में इसको बहुत मज़ा आता था, नहीं मशीन टॉय में। यहाँ तक कि उसकी जो बड़ी वाली जो अगली, मतलब उसके बाद एक जो, मतलब उसकी नई बहन का जो जन्म हुआ, उसका नाम था माजा। तो उसने उसके बारे में कहा कि बताइए इसका चक्का कहाँ, वेयर आर व्हील्स, उसका व्हील्स कहाँ है, चलेगी कैसे ये? तो टॉयज़ इसके मन में पूरी तरह से भर चुके थे, यहाँ तक कि वो ह्यूमंस में भी टॉयज़ खोज रहा था। एक हेडमास्टर जो थे कि स्कूल के, उसके पिताजी को, जिन्होंने कहा कि भैया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आइंस्टाइन क्या करेगा, ये कभी भी सक्सेस नहीं करने वाला है। कितनी बातें ऐसा कहा जाता है किसी के बारे में कि ये कुछ नहीं करेगा, ये नाम डुबा देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो आइंस्टाइन जो है वायलिन बजाने के लिए सीखने लगे 6 साल की उम्र में, क्योंकि इनकी मम्मी ऐसा चाह रही थी। और एक समय ऐसा है कि जो वायलिनिस्ट, बहुत शानदार वायलिनिस्ट बन गए थे, और ख़ाली टाइम पे ये बहुत अच्छा बजाते थे, और ये पूरी ज़िंदगी इन्होंने ये स्किल को कायम रखा। अल्बर्ट आइंस्टाइन कोई बहुत बुरे स्टूडेंट नहीं थे। ये हाई स्कूल गए, म्यूनिख एक शहर है स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ गए, जहाँ इनकी आइंस्टाइन की फैमिली मूव कर गई थी जब ये 15 साल के थे, 15 महीने के थे। और इसने लगभग सब्जेक्ट में गुड मार्क्स स्कोर किया। लेकिन आइंस्टाइन को स्कूल का रेजिमेंटेशन यानी इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, मारपीट पसंद नहीं था, और हमेशा इनकी लड़ाइयाँ हो जाती थी इनके टीचर्स के साथ। यहाँ तक कि 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन को इतना ज़्यादा
सफोकेशन फील हुआ, दम घुटने लगा कि इन्होंने स्कूल को अपने बेहतरी के लिए छोड़ दिया। तो स्कूल उस समय भी दम घोटू हुआ करते थे। अब प्रीवियस ईयर में अल्बर्ट के पेरेंट जो है मिलान चले गए और उन्होंने कहा कि बेटा तुम अपने रिलेटिव्स के साथ रहो, उसको वहीं छोड़ दिया। और काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन को उसकी जो इच्छा थी कि वो एजुकेशन जो है स्विट्ज़रलैंड में कंटिन्यू करे, जो कि म्यूनिच के मामले में ज़्यादा लिबरल है। तो घर वालों ने कहा कि ठीक है, जर्मन स्पीकिंग लोकेशन में जाओ तुम। आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा गिफ्टेड और इंटरेस्टेड थे। यहाँ तक स्कूल कंप्लीट करने के बाद इन्होंने सोचा कि मैं ज्यूरिक के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करूँगा। लेकिन सवाल ये कि इस जो नौजवान यंग मैन जो था, इसके सामने सिर्फ साइंस अपील नहीं कर रही थी, बल्कि इसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें इससे अट्रैक्ट हो रही थी। और वो मामला यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। इनको इंटरेस्ट एक फेलो स्टूडेंट में भी था, मेलेवा मारिक नाम की एक महिला थी, जिनके बारे में इनका ये कहना था कि बहुत ही ज़्यादा क्लेवर क्रिएचर है। तो ये जो लड़की थी, ये सर्बिया की थी, ये आई थी स्विट्ज़रलैंड में पढ़ने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो ज्यूरिक में था, ये एक फ्यू यूरोप में ऐसा यूनिवर्सिटी था जहां महिला लोग डिग्री ले सकती है। आइंस्टाइन ने उसमें एक दोस्त देखा। उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो आइंस्टाइन का मजाक उड़ाते थे, उसमें उनको एलाई दिखाई कि ये मेरे को हेल्प करेगी। फाइनली ये लोग को प्यार मोहब्बत हुआ एक दूसरे से। लेटर्स इन्होंने सर्वाइव किया, मतलब कई लेटर्स मिले जिसमें इन्होंने अपने जो स्नेह है, जो लगाव है, उसको शब्दों में व्यक्त किया और इन्होंने साइंस को प्यार के साथ जोड़ दिया। आइंस्टाइन ने खुद कहा कि लिखा था कि कितना अच्छा होता और कितना मुझे गर्व फील होता जब हम दोनों बोथ मिल के रिलेटिविटी में अपना वर्क निकालेंगे एक विक्टोरियस कंक्लूज़न के तौर पे। ध्यान दीजिए कि जो मिलेवा मैरिक थी, ये भी पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटरेस्टेड थी, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल किस्म की थी, और यही चीज़ आगे चल के घातक साबित होगा। अब देखिए क्या होता है। आइंस्टाइन 1900 की अगर बात करें तो यहाँ तक आते आते 21 साल में, 1879 में पैदा हुए थे, 1900 में तो 21 साल के हो गए। आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको जॉब नहीं मिला, अनएम्प्लॉयड। टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम किए इन्होंने, प्राइवेट लेसन्स लोगों को दिए, यानी ट्यूटर के तौर पे काम किया, और फाइनली इनको एक जॉब मिला 1902 में टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे। कहा तो बर्न में एक ऑफिस है, वहाँ मिला, जहाँ इनको जितने भी लोग इन्वेंशन कर रहे हैं सबको एसेस करना कि सही है कि गलत है, क्या है। आइंस्टाइन इसी बीच में अपना खुद का आइडियाज़ भी सीक्रेट में डेवलप करने लगे थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है, इनके बारे में कहा जाता था कि जो इनका जो डेस्क का जो ड्रॉअर है वो बिल्कुल ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स है, यानी फिजिक्स का यहाँ पे पूरी जो है ब्यूरो में कह लीजिए। इनका जो पूरे ड्रायर में ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट टूल्स वगैरह रहा करते थे। इनको प्रसिद्धि मिलना शुरू हुई कब, जब इन्होंने 1905 में एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर पब्लिश किया, जिसके अनुसार टाइम और डिस्टेंस कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है, ये रिलेटिव चीज़ है, ये चेंज होता रहता है। यानी इन्होंने ये कह दिया यहाँ पर से कि इंडीड दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक भी अगर रखा जाए, एकदम पक्की सही टाइम देने वाला भी घड़ी है, सेम टाइम ये नहीं शो करेगा अगर उसको कुछ समय के लिए एक जर्नी पे भेज दिया जाए और उसमें से एक ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा था और एक थोड़ा कम फास्ट मूव कर रहा था। तो अब दोबारा जब लाके उस घड़ी को आप रखिएगा तो देखिएगा टाइम का इक्वल टाइम उसमें नहीं मिलेगा। तो इसी सिस्टम से इन्होंने एक फार्मूला लाया, E बराबर mc²। ये सब आपको साइंस में पढ़ना है। ऐसे E इक्वल टू यहाँ पे एनर्जी होता है, M फॉर मास होता है, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट होता है इन वैक्यूम, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इन्होंने अपने सरल भाषा में भी समझाया कि कभी आप बहुत अच्छी खूबसूरत लड़के के साथ 2 घंटे के लिए बैठिएगा तो आपको लगेगा कि लगता 2 मिनट भी नहीं हुआ, लेकिन आप कोई बहुत गर्म स्टोव पे 2 मिनट के लिए बैठ जाइएगा तो आपको लगेगा कि 2 घंटा हो गया। और यही रिलेटिविटी है। कभी कभी क्लास में देखिए कि कोई बहुत अच्छा सेक्शन चल रहा होता, बहुत अच्छी कोई सब्जेक्ट चल रहा होता, तो आपको घंटों का टाइम लगता है कि मिनटों में गुजर गया। और कभी कभी कुछ ऐसा चल रहा होता है और पढ़ाने का अंदाज़ ऐसा होता है कि बहुत ही बोरिंग होता है, तो आपको लगता है कि पूरा घंटों गुजर गया। मतलब
मिनट का टाइम भी जो है आपको घंटा लगता है, आप बार बार टाइम देखते हैं कि अब घंटी पार हो, अब घंटी पार हो, पार ही नहीं होता है। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, फिजिक्स में तो ये बंदा बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, लेकिन लाइफ का प्रॉब्लम इनका गड़बड़ा रहा था। इनका प्राइवेट लाइफ धीरे धीरे फेल होने लगा था। अल्बर्ट जो है मेलेवा से शादी करना चाह रहे थे अपनी पढ़ाई करने के लिए, हालांकि उनकी मम्मी इस बात के ख़िलाफ़ थी, लेकिन क्योंकि उसको लगा कि मलेवा जो है जो अपने मेरे बेटा से 3 साल बड़ी है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। यानी माइलेवा जो थी आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, और माइलेवा के इंटेलिजेंस से उनको प्रॉब्लम थे कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लड़की है और ये तुम्हारी तरह बिल्कुल किताब है, जिस तरह तुम किताब वो भी एक किताब है। आइंस्टाइन ने फाइनली कहा कि नहीं भाई, हम जो है शादी जो है ठीक है नहीं करते हैं। लेकिन एक समय आएगा कि उन्होंने फाइनली शादी अपना मर्ज़ी चलाते हुए कर ही लिया जनवरी 1903 में, और उनको 2 बच्चे भी हुए। लेकिन कुछ ही साल बाद ये मैरिज जो है ख़त्म होने लगा, कमज़ोर हो गया। माइलेवा जो कि क्योंकि इसका इंटेलेक्चुअल एम्बिशन धीरे धीरे कम हो रहा था, क्योंकि ये घर पे काम करने लगी थी और ये बहुत बुद्धिमान महिला थी और बहुत सारा डिस्कवरी करना चाह रही थी, इसके पास अब टाइम नहीं मिल पा रहा, बच्चे संभालना, तो ये धीरे धीरे इसको बहुत गुस्सा आने लगा था और यहाँ पे इसकी लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फाइनली इस लड़ाई के बाद 16 के साल के बाद इन लोगों ने डाइवोर्स कर लिया। आइंस्टाइन ने उसके बाद उसी साल अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टाइन का अब एक नया पर्सनल चैप्टर शुरू हुआ, जिससे अब इसने वर्ल्ड फेम का रास्ता तय कर लिया। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्होंने प्रस्तुत ज़रूर किया था, लेकिन जो असल प्रसिद्धि मिलती है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, जिसने ग्रेविटी का एक नया इंटरप्रिटेशन, नया डेफिनेशन दिया। यहाँ तक कि इसने एक इक्लिप्स के बारे में बताया था 1919 में कि भैया ये ऐसा इक्लिप्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, जिसने स्पष्ट साबित कर दिया कि जो आइंस्टाइन ने कहा वो बिल्कुल सही है। आइंस्टाइन ने एकदम पक्की एडवांस में पहले ही से कैलकुलेट ये कर लिया था कि लाइट जो है फिक्स जो स्टार्स हैं उससे लाइट जो है कितना डिफ्लेक्टेड होने वाली है सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। यानी सन का ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके कारण जो स्टार्स पे जो इफ़ेक्ट पड़ेगा तो किस तरह से उसका लाइट डिफ्लेक्ट होगा, ये पहले से इन्होंने बता दिया था। और ये बात जब सही साबित हो गई तो न्यूज़पेपर्स ने कहा कि भैया ये तो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है। आइंस्टाइन ने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1921 में। इनको हर दुनिया के कोने कोने से अवार्ड, इनविटेशन दिया जा रहा था और प्रेस के द्वारा इनको बहुत इज़्ज़त और सम्मानित किया जा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आता है कि जब जर्मनी में नाज़ी का पावर आ गया, हिटलर का पावर आ गया, तो आइंस्टाइन को फाइनली, चूँकि आइंस्टाइन ज्यू थे और ज्यूस को मारा जा रहा था, तो वो यूएसए को इमिग्रेट करते हैं। 5 साल के बाद बर्लिन में एक न्यूक्लियर फ्यूज़न का डिस्कवरी हो जाता है, जिससे अमेरिकन फिजिसिस्ट को बहुत ही ख़राब लग रहा है कि ये क्या हो गया। न्यूक्लियर फ्यूज़न मतलब एक न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, एक फिज़न होता है। फिज़न का मतलब होता है कि एक एलिमेंट को 2 भाग में तोड़ दिया गया, न्यूक्लियर फ्यूज़न। जैसे यूरेनियम को आप तोड़ दीजिएगा 2 भाग में, उससे कहीं ना कहीं एटॉमिक बॉम्ब बनता है अगर ये अनकंट्रोल्ड होता है। मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, तो बहुत सारे लोग भागे हुए थे, जिस तरह आइंस्टाइन भागे हुए थे फासिज्म से। अब ये डर लग रहा था इनको कि अब ऐसा समय आएगा कि हो सकता है कि इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो जर्मनी बर्लिन में जो न्यूक्लियर फ्यूज़न का कॉन्सेप्ट का डिस्कवरी किया गया है, तो नाज़ी लोग इसका यूज़ करके बॉम्ब बनाएंगे, एटॉमिक बॉम्ब। तो इनके दोस्तों के कहने पे आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को, 2 अगस्त 1939 को। इसमें उन्होंने कहा कि भैया इस तरह से सिंगल बम भी, अगर इस तरह का टाइप का बॉम्ब अगर एक्सप्लोड करता है किसी एक पोर्ट पे भी, तो ये पूरा पोर्ट डिस्ट्रॉय कर देगा और साथ ही साथ में आसपास का टेरिटरी भी डिस्ट्रॉय कर देगा। सोचिए वो उस ज़माने में पोर्ट के लिए बात करें, तो आज तो पूरी दुनिया, मतलब एक पूरा कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऐसा एटॉमिक बॉम्ब बन चुका है। तो इसके वर्ड्स से किसी पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। अमेरिकन ने फिर भी एक बॉम्ब डेवलप कर लिया और उन्होंने जो है ये बॉम्ब को जापानीज़ सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पे, आप जानते ही है कि 1945 में गिरा दिया, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में ऐसा चला था। तो आइंस्टाइन जो है इस डिस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, उनको बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा। इसके बाद उन्होंने पब्लिक लेटर एक यूनाइटेड नेशन को लिखा था, सबके सामने एकदम लंबा लेटर, ऑफिशियल लेटर लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाया जाए।
जिस तरह से रूज़वेल्ट वाला लेटर का कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए इनका भी कोई ख़ास असर पड़ा नहीं। हालांकि कुछ समय के बाद आइंस्टाइन जो है पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो गए, इन्वॉल्व हो गए, और आर्म बिल्डअप जो भी लोग हथियार बना रहे हैं इसके ख़िलाफ़ वो प्रदर्शन करने लगे, और अपनी पॉपुलरिटीज़ का यूज़ करके शांति के लिए और डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने प्रचार किया। आइंस्टाइन 1955 में 70 साल की उम्र में इनका डेथ हो जाता है, 76 साल की उम्र में। तो इनको दुनिया भर का सबसे विजनरी और वर्ल्ड सिटीज़न के तौर पे सेलिब्रेट किया गया, और कहा गया कि सिर्फ साइंटिफिक जीनियस नहीं थे बल्कि दुनिया के बारे में अच्छी सोच रखने वाले भी एक आदमी थे, और बड़ी दूर की सोच रखने वाले भी एक साइंटिस्ट गुजरे हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अगले चैप्टर में हम लोग द स्नेक एंड द मिरर स्टोरी को कवर करेंगे।